गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक है तुम्हारा, काफ़ी बच्चों ने पूछा था, प्रतिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा अभिकेंद्र त्वरण के लिए सूत्र के ऊपर। तो पहले जैसे लिखा प्रतिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। प्रतिवर्ती बल मतलब बल जो बदलता रहे, बल का मान जो बदलता रहे, ठीक है, उसके द्वारा कृत कार्य। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, कार्य के लिए फार्मूला क्या होता है, W बराबर F, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अगर F और S के बाद कोण थीटा बनना हो तो क्या होता है, W बराबर F cos थीटा। ये कार्य के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला। इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो बेटा देखो, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये फार्मूला जो है तुम्हारा, इसमें जो F होता है, ठीक है, बल, तो परिमाण और दिशा में समान होता है, ठीक है। तो मतलब ये कार्य का फार्मूला उन बलों के लिए है जो परिमाण और दिशा में समान हो, ठीक है। लेकिन ऐसे बलों का क्या, जिनका परिमाण समय के साथ बदलता रहे या दिशा समय के साथ या दोनों, ठीक है, बदलते रहे, तो ऐसे बलों के लिए कृत कार्य की गणना हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में ये तुम्हारा फॉर्मूला कोई सूटेबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज़ पर जो आरोपित बल वो बदल सकता है, ठीक है, दिशा बदल सकती है। इसको कैसे समझ सकते हो कि जैसे घर से निकले तुम लोग, है ना, विद्यालय के लिए, तो साइकिल से निकले, क्या ऐसा होता है कि साइकिल को बस एक ही रफ्तार से चलाते जाओ, विद्यालय पहुंच जाओ, ठीक है, एक ही दिशा में घर से निकले, एक ही दिशा में साइकिल चलाओ और सीधे विद्यालय पहुंच जाओ? ऐसा तो होगा नहीं। शुरू में साइकिल चलाने के लिए पैडल पर हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। फिर एक बार जब रफ्तार पकड़ लेता है साइकिल, उसके बाद हम बल का मान क्या करते हैं, धीरे धीरे घटाते रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह दिशा का मान भी हम लोग बदलते रहते हैं। तो ऐसे बलों द्वारा कृत कार्य की गणना हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको देखेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पर बच्चों मान लिया कि कोई कण है तुम्हारा, ठीक है, कोई कण है तुम्हारा और एक्स अक्ष के निर्देश, ये मान लो एक्स अक्ष के निर्देश गति कर रहा है, ठीक है। कोई कण है जो तुम्हारा एक्स अक्ष के निर्देश गति कर रहा है, ठीक है। ऐसे तुमने दो बिंदु, एक को मान लो x1 और दूसरे को मान लो x2, ठीक है। एक्स अक्ष का निर्देश दो बिंदु x1 व x2 के अनुदिश क्या है, बीच में गतिमान है, ठीक है। और इस कण पर, ठीक है, इस कण पर विभिन्न समांतरालों में कार्यरत बल का मान हमारा कितना है, मान लो Fx है, ठीक है। कोई कण x अक्ष के अनुदिश गतिमान है बिंदु x1 व x2 के बीच और विभिन्न समयों में, विभिन्न समांतरालों में इस कण पर कार्यरत बल का मान हमारा कितना है, Fx है। अच्छा, तो अब इस कण की ये जो दूरी तय की गई है, ठीक है, इस कण द्वारा ये जो दूरी तय की गई है, विभिन्न समांतरालों में दूरी जो तय की गई है, इन समांतरालों में इस बल द्वारा फिर कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दूरी तय की गई है, इनको हम विभिन्न छोटे छोटे खंडों, ठीक है, विभिन्न छोटे छोटे खंडों में इनको मान लिया हमने तोड़ लिया, ठीक है। और प्रत्येक खंड की दूरी मान लिया हमने कितनी है, डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, इस तरह सारी दूरी क्या है हमारी, डेल्टा एक्स है। इसको ऐसे निकालना, इसको ऐसे निकालना, अब हम क्या करेंगे कि ये जो मानी ये दूरियां तय की गई, ठीक है, इन दूरियों में हमने मान लिया कि आरोपित बल, ठीक है, आरोपित बल का मान इस वाले खंड में वाला F1 था, इस वाले खंड में वाला F2, इस वाले खंड में F4, इसी तरह मान लिया हमने Fn दूरी पर, Fn बल पर उसको हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब ये जो बल के मान तुम्हारे बदल रहे हैं, प्रत्येक तुम्हारे जो दूरी खंड में इस बल के मान बदल रहे हैं, तो प्रत्येक खंड में क्या करेंगे, हम इस बल द्वारा कार्य की गणना कर लेंगे और उन कार्यों को जोड़ देंगे, ठीक है। उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इस पूरी दूरी मतलब x1 और x2 के बीच कुल दूरी तय करने में कार्य की गणना हमको प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमसे कह दिया जाए कि जो पहला खंड है तुम्हारा, ये पहला खंड डेल्टा एक्स है ना, और इस पर आरोपित बल द्वारा F1 है, तो इस खंड में कृत कार्य का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा F1 डेल्टा एक्स, ठीक है। दूसरे खंड में कृत कार्य का मान हमारा कितना हो जाएगा, F2 डेल्टा एक्स। तीसरे खंड में कृत कार्य का मान कितना हो जाएगा, F3 डेल्टा एक्स। इस तरह चौथे खंड में, nवें खंड में तुम्हारे कृत कार्य का मान कितना हो जाएगा, Fn डेल्टा एक्स, ठीक है। तो कण द्वारा ये कुल दूरी x1 से x2 तक, ठीक है, तय करने में इस बल द्वारा कुल कार्य का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमने लिखा W बराबर क्या हो जाएगा, इन कार्यों को हम जोड़ देंगे, F1 डेल्टा एक्स प्लस F2 डेल्टा एक्स प्लस F3 डेल्टा एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, हमने Fn तक मान लिया, Fn डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको आगे और ऐसे लिख सकते हो, इसको हमने लिख दिया ऐसे सिग्मा Fi डेल्टा एक्स, वेयर I इक्वल्स टू 1 to n। मतलब अगर आप सिग्मा को बोले
अगर हम सिग्मा को बोलें तो आई के स्थान पर सबसे पहले ये रखेंगे F1 डेल्टा x, है ना, यही आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर आई की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, F2 डेल्टा x, मतलब खोलने पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो तुम्हारा ये कार्य का मान ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य का मान। ये हमने मान लिया था कोई कण एक सचकंटिश गतिमान है, ठीक है, बिंदु x1 और x2 के बीच। इस दूरी को हमने क्या कर दिया, विभिन्न दूरी खंडों, छोटे छोटे खंडों डेल्टा x में हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और प्रत्येक खंड में मान लिया हमने, पहले खंड में आरोपित बल का मान F1 है, दूसरे खंड में F2, इसमें फिर इसी तरह nवें खंड तक मान लिया हमने कि nवें खंड में आरोपित बल का मान कितना है, Fn। तो इन सभी खंडों में कृत कार्य की गणना करके हमने उनको जोड़ लिया। तो ये क्या प्राप्त होगा, इस पूरे खंड में, ठीक है, इस पूरे खंड में आरोपित बल द्वारा कृत कार्य। अच्छा, उसके बाद जैसे एक चीज़ और आती है, जैसे तुम लोग वहाँ पे जब वेग और त्वरण ये सब पढ़ा रहे होंगे, उसमें एक टर्म आता है तुम्हारा जैसे डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, है ना। जब समय 0 के अत्यंत निकट हो, मतलब किसी क्षण तात्कालिक वेग या तात्कालिक त्वरण, ठीक है, ये कंडीशन होती थी, वहाँ पे पढ़े होगे तुम लोग। इसमें इस तरह हो जाएगा कि डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, मतलब किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण इस बल द्वारा कार्य का मान तुम्हारा कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन x1 टू x2, ठीक है, f dx। अब हमने, अब चूंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, तो ये दूरी को डेल्टा एक्स मान करके हमने क्या मान ली, छोटी सी दूरी मान ली dx है, ठीक है, ये दूरी मान कितनी dx है। तो ये तुम्हारे कार्य का मान प्राप्त हो गया, मतलब एट एनी टाइम, इंस्टेंट टाइम, द वर्क डन ऑफ द पार्टिकल विल बी इंटीग्रेशन x1 टू x2 f dx, ठीक है। अगर इसको ग्राफीय रूप में हम लोग निरूपित करें, इसको कैसे निरूपित करेंगे कि मान लीजिए ये ग्राफ खींच दिया हमने यहाँ पर, इसी तरह पूरा ग्राफ बनाया तुम्हारा, ठीक है, और ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। अगर हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकालें, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, ये जो तुम्हारी आकृति है छायांकित बात, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालें, तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। ये मतलब कार्य का मान आ जाएगा तुम्हारा परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य का मान। ये कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारा, x1 से x2 तक, ठीक है। तो अगला आप लोगों का है अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। काफ़ी लोगों ने बताया सर इसको बता दीजिए इसका डेरिवेशन फिर से। तो देख लो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। तो अभिकेंद्र त्वरण में हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि जब कोई कण, ठीक है, किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है, तो उस कण पर, ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर स्पर्श रेखीय दिशा के लंबवत एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। इधर फिगर देख लो, ये मान लो तुम्हारा कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इस पर पॉइंट एक समान चाल से क्या कर रहा है, गतिमान है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र मान लो, ये वृत्त का केंद्र है, और किसी समय एट एनी टाइम ये पॉइंट ए पर, ठीक है, पॉइंट ए पर इस कण का वेग कितना होगा, वेक्टर मान लिया गिवन वेक्टर। अच्छा, ये चीज़ बेटा तुम लोग ध्यान रखो कि जैसे बताया जाता है कि वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिमान है, तो अगर एक समान चाल से गतिमान है तो जैसे कहा जा रहा है कि उसका वेग बदल रहा है, तो वेग क्यों बदल रहा है बेटा, वेग इसलिए बदल रहा है कि जानते हो कि वेग सदिश राशि है ना, उसमें हम लोग दिशा भी इंक्लूड करते हैं साथ में। अगर इस पॉइंट पे इस कण का वेग निकाले तो इसकी दिशा ये किधर है, और इस पर हमने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। लेकिन अगर इसका परिमाण पूछा जाए, मॉड लगा देती, तो ये तुम्हारा परिमाण कितना आएगा, v आएगा, मतलब इसकी चाल आ गई तुम्हारा, ठीक है। उस समय पश्चात अगर मान लो यहाँ पर पहुँचा, ये पॉइंट बी पर पहुँचा कर, तो यहाँ पर इसके वेग की दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी वेक्टर बी, लेकिन इसकी चाल अभी भी कितनी ही रहेगी तुम्हारी, v रहेगी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि चाल और वेग में क्या अंतर है। अगर वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिमान भी कर रहा है, ठीक, गति भी कर रहा है, तो उसका वेग क्या होगा, लगातार बदलता रहेगा, क्योंकि वेग की दिशा जानते हो, वृत्त पर वेग की दिशा कैसे करेंगे, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो उस बिंदु पर हमें उस कण के वेग की दिशा मालूम हो जाएगी, देखिए उसका चाल क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका वेग वेक्टर गिवन है पॉइंट ए पर, और उस समय पश्चात मान लो यहाँ कोई विस्थापन डेल्टा थीटा करके और डेल्टा इस दूरी तय करके यह पॉइंट बी पर पहुँचता है, पॉइंट बी पर पहुँचता है, जहाँ पर उसका वेग क्या है, वेक्टर v2। अच्छा, अब जैसे हमने क्या किया कि इन दोनों वेक्टरों को उठाया, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 को, इनको एक तीसरे बिंदु, ये हमने मान लिया वेक्टर v2, तीसरे बिंदु q से निरूपित है, यहाँ पे v1 और यहाँ पे v2, ठीक है।
वेक्टर v1 को उठाया और वेक्टर v2 के बगल में ऐसे रख दिया हमने, ठीक है। उसके लिए एक अलग से फिगर बना दी, ये समझो वेक्टर v1 को ऐसे उठाया हमने और इसके बगल में लगा दिया, तो उसके लिए हमने दूसरा फिगर यहाँ पे बना दिया। अगर यहाँ पर एक और वेक्टर खींचे ऐसे, तो ये वाला वेक्टर किसको निरूपित करेगा, डेल्टा v को, ठीक है। इसको मान लो कोई पॉइंट मान लो, इसको क्यों मान लो, ठीक है। तो जो PQ होगा तुम्हारा वो डेल्टा वेक्टर v को निरूपित करेगा। सबका परिमाण अगर लेकिन पूछा जाए कि सबका परिमाण क्या होगा, तो इसका परिमाण भी तुम्हारा v होगा, ठीक है। इसका परिमाण भी v होगा, ये तो v है ही, और इसका परिमाण तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा v, ठीक है। अब जैसे इसमें दो त्रिभुज लो, जैसे हमने लिखा कि त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज, इसको दूसरा कुछ मान लो तो R मान लो, त्रिभुज OAB, इसको त्रिभुज मान लो, ये थोड़ा ऐसे कर रहा है लेकिन इसको एक त्रिभुज मान लो, ठीक है। ऐसे करके इसको त्रिभुज मान लो OAB तथा त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RPQ। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज के समरूप त्रिभुज नहीं है। ये देखो ये एंगल थीटा यहाँ पे बना है, ये मान लो जब शुरुआत में, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट भी यहाँ पर न होकर यहाँ पर था, तो ये मध्य कोण कितना था, डेल्टा थीटा बराबर 0 था। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये जितना कोण बना है डेल्टा थीटा, क्या इन दोनों के बीच में कोण उतना ही नहीं बनेगा, उतना ही तो बनेगा, मतलब ये जो एंगल होगा तुम्हारा ये भी डेल्टा थीटा होगा, ठीक है। अब त्रिभुज ये दोनों तुमको कैसे दिख रही है, ये त्रिभुज तुम्हारे समरूप है, ठीक है। समरूप मतलब एक जैसे ऐसे त्रिभुज जिनमें दो कोण बराबर हो, तो उनमें क्या होता है, संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया मैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि समरूप है, तो समरूप त्रिभुज में जानते हो क्या करते हैं कि संलग्न भुजाओं का अनुपात, मान लिया इसमें एक भुजा हमने ये ले लिया AB है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने AB अपॉन क्या ले लिया AO, ये प्रति की त्रिज्या हमने मान लेते हैं स्मॉल r, और उसमें इसी तरह इसमें जैसे AB है इसमें क्या रहेंगी PQ, और एक संलग्न भुजा इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारी PR, ठीक है। कितना हो जाएगा PR। अच्छा, सबके मान रख दो, AB का मान है तुम्हारा डेल्टा S और AO कितना है R है, ठीक है। PQ का मान है तुम्हारा डेल्टा V और PR कितना है तुम्हारा V। अच्छा, अब इसको ऐसा करो, R को धर ले जो यहाँ हो जाएगा डेल्टा S बराबर R अपॉन V, ठीक है, डेल्टा V। इसको कोई समीकरण बना लो, समीकरण है। अब क्या करो, समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग देने पर, ठीक है। डेल्टा T से भाग यहाँ कितना हो जाएगा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T बराबर R अपॉन V, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। एट एनी टाइम, किसी समय, ठीक है, किसी समय एट इंस्टेंट टाइम, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा S अपॉन लिमिट डेल्टा T अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। डेल्टा S अपॉन डेल्टा T बराबर R अपॉन V, लिमिट डेल्टा T अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने वो वेग और त्वरण वाले में पढ़ा था, तात्क्षणिक समय के लिए क्या कर देते हैं, लिमिट डेल्टा T अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T बराबर R अपॉन V कांस्टेंट है तुम्हारा इधर, लिमिट डेल्टा T अप्रोचिंग टू 0, फिर लिख देंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, ये तुम्हारा होता है V, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं V बराबर कितना हो जाएगा R अपॉन V, और ये वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, ये होता है तुम्हारा A, वही त्वरण, यहाँ से A बराबर तुम्हारा कितना आ गया V स्क्वायर अपॉन R। ये तुम्हारे अभिकेंद्र त्वरण के लिए फॉर्मूला प्राप्त हो गया, A बराबर कितना V स्क्वायर अपॉन R। अब जानते हो चूंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर R ओमेगा होता है, तो यहाँ से अगर V बराबर R ओमेगा रखोगे तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से एक और वैल्यू प्राप्त हो गई, A बराबर R ओमेगा स्क्वायर। तो ये अभिकेंद्र त्वरण के लिए तुम्हारे दो फॉर्मूला यहाँ से प्राप्त हो गए। इसको फिर से एक बार समझ लो,
कि अभिकेंद्र त्वरण के लिए परिभाषा क्या लिखवाए थे कि जब कोई कण एक समान चाल से किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर, ठीक है, स्पर्श रेखा वेग के लंबवत दिशा में, ठीक है, एक त्वरण कार्य करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। यहाँ पे मान लिया कोई कण, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है एक समान चाल किससे, v से। बिंदु ए पर उस कण का वेग स्पर्श रेखा की दिशा में कितना होगा, वेक्टर v1, और कुछ समय पश्चात मान लें डेल्टा टी समय पश्चात वो डेल्टा एस दूरी तय करके कहाँ पे पहुँचता है, बिंदु बी पर पहुँचता है जहाँ पर उसका वेग कितना है, वेक्टर v2। फिर ये ध्यान रखना कि चाहे वेक्टर v1 हो चाहे वेक्टर v हो, सबका परिमाण तुम्हारा क्या होगा, v होगा। समझ गए, ये तुम्हारी सदिश राशि है जो कि वेग है और ये तुम्हारी अदिश राशि है जो कि तुम्हारी क्या है, चाल है, ठीक है। उसके बाद ये मान लिया कि कोणीय विस्थापन तुम्हारा कितना है, डेल्टा थीटा है। यहाँ से हमने ऐसे इसको किया, ऐसे उठाया इस वाले वेक्टर को और इसके बगल में ऐसे लगा दिया, ठीक है। इसके लिए दूसरा फिगर बनाया यहाँ पे, ये देखो वेक्टर v1 ये है और ये क्या है हमारा वेक्टर v2। इनके बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ डेल्टा थीटा था तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। इसको हमने एक दूसरा त्रिभुज बना लिया, PQ किसको निरूपित करेगा, डेल्टा v2। अब चूंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमारा समरूप है, ठीक है, तो यहाँ से लिखा AB/AO बराबर PQ/PR। यहाँ पे हमने लिखा AB का मान डेल्टा से बना और QQ/PR। PQ का मान हमारा कितना था, डेल्टा V/PR का मान हमारा कितना था। यहाँ से सारे वैल्यू रखे, उसके बाद यूनिट लगाना, ठीक है, किसी समय ताक्षणिक समय यहाँ से क्या प्राप्त होगा, P बराबर R और VA, और यहाँ से क्या प्राप्त होगा, बना। और जानते हो कि ये हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध लिखवाए थे, क्या होता है V बराबर R ओमेगा। V बराबर R ओमेगा अगर यहाँ पर रखोगे तो तुम्हारा त्वरण का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, A बराबर R ओमेगा, ठीक है। तो जो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में।